स्टडी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं। चूँकि एसटीईटी के जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत ही जल्द हो गए हैं। ये 2023 का जो एसटीईटी आया वो इतना जल्द लिया है कि अब तैयारी करने का बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसी स्थिति में चूँकि आज से एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं और 4 तारीख से आप लोग एग्जामिनेशन होने वाले हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि 4 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू है, 4 से 15 तक एग्जामिनेशन होंगे। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है कि सर कम से कम किसी भी सब्जेक्ट का आप करा दीजिए। तो ऐसे इस कॉलिंग में बहुत सारे हिस्ट्री के यानी पेपर 1 के बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल किया और तब मुझे लगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस करा देने चाहिए जहां से सवाल आएंगे। तो मैक्सिमम जो आपका जो सिलेबस है उसमें 9th और 10th का जो है वो हिस्ट्री के और ज्योग्राफी, इसके अलावे पॉलिटी, इन सारी सब्जेक्ट के वो चैप्टर दिए गए हैं उसमें। तो आज से हम हिस्ट्री शुरू करते हैं और कोशिश रहेगी कि डे बाय डे लगभग पूरे दिन में 3, 4, 5 वीडियो इस तरीके से डाले जाएं ताकि आप लोग कम से कम मैक्सिमम सवालों को एक बार देख लें और आप लोगों तक इन सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए। तो चलिए समय को न गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो पहला सवाल हमारा होगा वो क्या होगा ये आप देख सकते हैं, सामने है। चूंकि पहला जो चैप्टर है वो है एक खोज, भारत एक खोज। और खोज के बाद जो उसका जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई, उन सारी चीज़ों को इस सिलेबस में देना है। तो पहला चैप्टर सिलेबस में हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं और खोज वाला जो चैप्टर है उसको देखेंगे। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है कि वास्को डिगामा जो यात्री है वो कहाँ का यात्री था? वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? अब देख रहे हैं यहाँ पे कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। तो सब लोगों को पता है, चूंकि वास्को डिगामा के बारे में जो है वो सब लोगों को पता है कि क्या स्थिति थी और वास्को डिगामा जो है वो कहाँ से आया, वास्को डिगामा कहाँ से आया ये सब लोगों को पता है। तो वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डिगामा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो पुर्तगाल का यात्री था और 1498 में ये जो है ये भारत आया था। कब आया था? तो 1498 में आया था। और 1498 में आने के बाद इसने चूंकि कहा जाता है कि भारत की खोज इसी ने की थी और कालीकट के तट पर ये सबसे पहले आता था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल हमारा कह रहा है कि यूरोपवासी ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? यूरोपवासी ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो यूरोपवासियों ने आप देख सकते हैं अरबों से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अरबों से इसने क्या सीखा? तो दिशा सूचक यंत्र, जिससे दिशा का ज्ञान होता है, उसका प्रयोग सीखा। और जब तक दिशा सूचक यंत्र नहीं था तब तक शुक्र को देख करके दिशा का ज्ञान किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल हमारा कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि उत्तर मासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो सब लोगों को पता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज जो है वो डियाज बार्थोलोम्यू ने किया था। चूंकि ये भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन समुद्र में जो है वो बाढ़ आ गई थी और समुद्र की लहरों ने इसे उत्तर मासा द्वीप की तरफ भेज दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल पर। और चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की और 1492 में अमेरिका की खोज हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? कस्तूनतुनिया की समाप्ति जो हो गई उस देश की तो 1420 में हो गई। ऑप्शन नंबर क यानी ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि विश्व का चक्कर लगाने वाला जो यात्री है वो कौन सा यात्री है जिसने विश्व का सर्वप्रथम चक्कर लगाया? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मैगलन इसका आंसर होगा। ठीक है, मैगलन ने पूरे विश्व का एक बार चक्कर लगाया और सबसे पहले जिसने लगाया उसका नाम मैगलन था। तो विश्व के प्रथम विश्व के चक्कर लगाने वाले व्यक्ति थे। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है, चूंकि ये पूरा जो बेस्ड है वो आपका SCERT NCERT बेस्ड है, वहीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है सही या गलत की पहचान करें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? तो नहीं भाई,
ये गलत है, ये रेड इंडियन नहीं कहा जाता है। रेड इंडियन किसको कहा जाता है? तो रेड इंडियन जो है वो उत्तरी अमेरिका के जो है वो उनको कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो अब उत्तरी अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, तो भारत के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो भारत के मूल निवासियों को कहा जाता है जी, क्या कहा जाता है? इंडो आर्यन कहा जाता है। इंडो आर्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो आर्यन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपका कह रहा है कि उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो बिल्कुल उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज जो हुई वो भारत तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद किया। तो ये सही कथन है और सही बात है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि भारत अटलांटिक महासागर के पूर्व तट पर स्थित है। तो ये बिल्कुल गलत है, चूंकि अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर जो है वो कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर के पूर्व में जो है वो यूरोप स्थित है। कौन सा है? यूरोप स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मार्को पोलो ने भारत की खोज की। तो नहीं, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। पहला सवाल यही था, वास्को डी गामा कब की? तो 1498 में भारत की खोज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में है। तो बिल्कुल वर्तमान में इजराइल में है जेरूसलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि लिस्बन एक जगह है और दास व्यापार बहुत बड़ा केंद्र था। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा केंद्र था उस समय, और ये दास व्यापार केंद्र जो है वो कहाँ था? तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में था, उत्तरी अमेरिका में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिगो ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा। बिल्कुल अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, ये बिल्कुल सही बात है, और इसका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? तो भारत आने में भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की थी, जो 1498 में भारत आया। किसने? तो अब्दुल मजीद ने। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये सवाल पूछे जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि न्यू फाउलैंड का पता किसने लगाया? तो सर जॉन और सेबास्टिन ने न्यू फाउलैंड का पता लगाया। किसने? सर जॉन और सेबास्टिन ने न्यू फाउलैंड का पता लगाया। अगला सवाल कह रहा है कि यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो यूरोपीय द्वारा तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था कैरावल कहा जाता था। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, कैरावल कहा जाता था। सीधा पूछेगा कि कैरावल क्या है, तो कैरावल जो है वो यूरोपीय द्वारा तेज गति से चलने वाले उसके जहाज थे। अगला सवाल कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो दक्षिण अफ्रीका का जो है वो दक्षिणतम बिंदु उत्तर आशा अंतरिप है। उत्तर आशा अंतरिप है, आप देख सकते हैं दक्षिणतम बिंदु उत्तर आशा अंतरिप है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन, 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई में मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? अभी जेरूसलम का जिक्र किया था, और जेरूसलम इजराइल में, और जेरूसलम पर अधिकार करने के लिए ईसाई और मुसलमानों के बीच क्या हुआ? तो धर्म युद्ध हुआ। सीधा पूछेगा कि मुसलमानों और ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध कब, किस शताब्दी में हुआ था? तो 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यहाँ हुआ था, और ये जेरूसलम में है। ठीक है, जेरूसलम में हुआ था। अगला सवाल कह रहा है कि 1453 में कस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमा लिया? तो 1453 में कस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अधिकार जमा लिया। किसने? तो तुर्की ने अधिकार जमा लिया। अगला सवाल कह रहा है कि पुर्तगाल
एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल और अटलांटिक महासागर एवं स्पेन अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच अवस्थित है। एकदम ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, पूछेगा पुर्तगाल कहाँ, तो पुर्तगाल जो है अटलांटिक महासागर, और स्पेन कहाँ, तो स्पेन अटलांटिक और भूमध्य सागर के पास स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अब देखिए चूंकि सवाल हम लोग देख रहे हैं इस स्तर से, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, फर्स्ट लाइन फैक्ट, इसके अलावे मल्टीपल चॉइस, ये सारे के सारे सवाल। अब अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आता है। एक बार सभी ऐसे सवालों को आप लोगों को देख लेना बहुत ही आवश्यक है, चूंकि समय कम है और काम ज़्यादा है। यूरोप, क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। यूरोप, अब इसका आंसर क्या होगा, तो यूरोप में मध्यकाल सामंती काल था। इस युग में वाणिज्य व्यापार विकसित नहीं था। मध्य युग यूरोपियन का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। चर्च के पादरियों लोगों को दिग्भ्रमित कर रखा था। इससे यूरोप के लोगों में अंधविश्वास जकड़ा हुआ था। शिक्षा केवल चर्च के पादरियों तक ही सीमित रही, जिसे मध्ययुगीन यूरोपियन लोगों में शिक्षा का अभाव था। इसी कारण मध्यकाल का अंधकार का युग कहा जाता है। सीधा पूछेगा कि मध्यकाल को कौन से युग के रूप में जाना जाता है? यूरोप में मध्यकाल को किस रूप में जाना जाता है, किस युग के रूप में? तो अंधकार के युग में जाना जाता है, अंधकार के युग में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो उत्तर होगा भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिकों के उपकरणों का महत्व योगदान था कि सहायता से समुद्री यात्रा आसान हो गई। इसमें कंपास अर्थात दिशा सूचक वैज्ञानिक उपकरणों का बहुत बड़ा योगदान था। यूरोप वालों ने इसका ज्ञान अरब वालों से सीखा था। अब पहले से बहुत मजबूत और बड़े जहाज बनने लगे थे, जिसमें कैरावल नामक जहाज बहुत मजबूत और तेज चलने वाला था। यह वैज्ञानिक आधार पर बना हुआ था। वैज्ञानिक उपकरण के आविष्कार से अक्षांश जाने में आसानी हुई। दूरबीन के सहायता से समुद्री मार्ग खोजने में सहायता मिली। यह सब वैज्ञानिक उपकरणों के कारण संभव हुआ था। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि समुद्री यात्रा आसान होने में किसका योगदान? तो कंपास का योगदान। और कंपास यानी दिशा सूचक जो है वो और यूरोप वालों ने किससे सीखा उसका इस्तेमाल? तो अरब वालों से सीखा। अब पहले बहुत मजबूत जहाज बनने लगे और कैरावल नामक जहाज मजबूत और बहुत तेज गति से चलने वाला बनाया गया था। ठीक है, इससे अक्षांश की दिशाओं में जाने का जो है वो सुविधाएं प्राप्त हुई और फायदा प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है तीसरा कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किसी क्रांतिकारी प्रभाव डाले। भौगोलिक खोजों द्वारा नए नए देशों और समुद्री मार्गों का पता लगा, जिससे इन देशों से व्यापार करना शुरू किया गया। इसे व्यापार का बढ़ावा मिला, परंतु पहले यूरोपीय व्यापार जो भूमध्य सागर और बल्कि सागर तक सीमित था, भौगोलिक खोज के बाद अटलांटिक का हिंद महासागर प्रशांत महासागर तक फैल गया। इसी कारण से पेरिस, लंदन और बहुत से नगर विश्व स्तर पर व्यापार का केंद्र बने। अब व्यापार इटली का अधिकार समाप्त हो गया और नए देश जैसे स्पेन, पुर्तगाल आदि का अधिकार जमा बैठा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार की भ्रांतियों को तोड़ा? भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार की भ्रांतियों को तोड़ा? तो भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय की भ्रांतियों का अंत कर दिया। चर्च द्वारा फैलाए गए अवधारणाओं को लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। आगे यह यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन का कारण भी बना। भौगोलिक आविष्कार से यूरोप में पूर्ण जानकारी हुई और दुनिया की महत्वपूर्ण जानकारी से आंखें खोल दी गई। यह कारण था कि नए नए आविष्कारों के लिए प्रयत्नशील हुए और इसका भौगोलिक खोजों ने भ्रांतियों को तोड़ा। चलिए अगला सवाल कह रहा है, ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, हम एक लिंक दे देंगे इस वीडियो में।
तो आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो भौगोलिक खोजों ने के नई देशों महादेशों का पता चला, इससे पहले किसी जानकारी नहीं थी। भौगोलिक खोज से अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। इन देशों की खोज के बाद विश्व को 5 महादेशों में बांटा गया और विश्व का एक नया नक्शा बनाया गया। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने विश्व को पूरी तरह बदल दिया। ठीक है, कितने इसमें पूछेगा कि मानचित्र में परिवर्तन हुआ तो कितने नए महादेश बने, तो 5 महादेशों में पूरे विश्व को बांटा गया। अब आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो भौगोलिक खोजों का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। तो भौगोलिक खोज का उद्देश्य नए नए यंत्रों का आविष्कार, समुद्री मार्ग से नए नए देशों से अर्थात अनजान देशों का पता चला। भौगोलिक खोजों ने नए नए समुद्री मार्ग और देशों का पता चला। भौगोलिक खोज निम्नलिखित प्रकार से विश्व की दूरियां घटाई। विश्व में बहुत ही पहले वाणिज्य व्यापार के द्वारा एक देश दूसरे देशों से जुड़े हुए थे, लेकिन उस समय बहुत कम देशों के साथ व्यापार संबंध था। उस समय के जहाज भी छोटे हुआ करते थे, उन्हें अपना रास्ता तय करने में हवा का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन भौगोलिक खोजें बढ़ती गई, वैसे वैसे तेज चलने वाले जहाज का आविष्कार हुआ, जिसके कारण एक दूसरे से व्यापार करने में समय भी कम लगता और सामानों का व्यापार भी बढ़ गया। यूरोप से भारत आने का नया रास्ता वास्को डी गामा ने निकाला। यूरोप से भारत आने का नया रास्ता किसने? वास्को डी गामा ने खोज निकाला। इससे कम समय में ही आया जा सकता था। इन दोनों देशों के मार्गों को खोजने में यूरोप के कई देश शामिल हुए। इसी कारण कुछ वर्षों के अंदर ही नए देशों का पता चला, वहाँ के लोगों से संपर्क हुआ, वहाँ से व्यापार करने के लिए मजबूत और तेज चलने वाले जहाज केराव का निर्माण किया गया। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने विश्व की दूरियां कम कर दी। एकदम ध्यान रखिएगा कि केराव क्या है, तो केराव जो है वो तेज चलने वाला जहाज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दीर्घ उत्तरीय में भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। तो आप देख सकते हैं 1453 में कस्तूतुनिया ने पूर्वी कस्तूतुनिया पर तुर्की ने अधिकार कर लेने के कारण यूरोपीय देशों में व्यापार मार्ग बंद हो गया। ठीक है, और ऐसी स्थिति में आप पढ़ सकते हैं इसको। ये नोट्स हम आप लोग को अवेलेबल करा देंगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है। अब देख सकते हैं इसमें बाकी सारे सवाल हैं, एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों का आदेश होगा तो मैं इसको करा दूंगा। आप लोग स्टडी चैन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी STUDY स्टडी अड्डा ADD अड्डा के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको सारे के सारे जो 9th और 10th के सब्जेक्ट्स हैं उन सारे के हम आपको वीडियो अवेलेबल करा देंगे नोट्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।